आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में बिजली चोरी के मामले बढ़े हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां बिजली चोरी के मामले बढ़े हैं। ओवरलोडिंग के चलते शहर में बिजली की किल्लत हो रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां बिजली चोरी से राजस्व को चूना लग रहा है। लेसा की टीम ने 32 बिजली चोरों को धर दबोचा है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में बिजली चोरी के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी सरकार चलाएगी मेरी माटी मेरा देश अभियान। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 9 अगस्त से 30 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों की पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। शहीदों के परिजनों का सम्मान यूपी सरकार करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। 9 अगस्त से 30 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। इरफान सोलंकी के 12 गुर्गे पर एफआईआर दर्ज हुई है। कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इरफान सोलंकी के गुर्गों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गैंगस्टर शौकत अली और अज्जन पर एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी दस्तावेज दाखिल कर जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया। इरफान सोलंकी के 12 गुर्गों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां गैंगस्टर शौकत अली और अज्जन पर एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी दस्तावेज दाखिल कर जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया है। इरफान सोलंकी के 12 गुर्गों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। गैंगस्टर शौकत अली और अज्जन पर दर्ज हुआ है एफआईआर। नगर निगम के कर्मचारी और ठेकेदार आपस में भिड़े हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर प्रदर्शन किया है। ब्लैक लिस्टेड किए जाएंगे ठेकेदार, नगर आयुक्त ने कहा है। ठेकेदार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पीटने का आरोप लगा। परिवहन विभाग ने प्राइवेट बसों के लिए प्लान तैयार किया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राइवेट बसों और टैक्सी की भी निगरानी होगी। वीटीएस लगाकर इन वाहनों को ट्रैक किया जाएगा। वाहनों को भी कंट्रोल कमांड सेंट्रल से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। ओला उबर में भी व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था की जा रही है। परिवहन विभाग ने प्राइवेट बसों के लिए ये नया प्लान तैयार किया है। बड़ी खबर आप बता रहे हैं। प्राइवेट बसों और टैक्सी की भी निगरानी होगी। मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद में हंगामा जारी है, जहां विपक्ष ने इसी मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूर कर दिया है। वहीं विपक्षी दल आज भी प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा है, जिसके चलते आज भी हंगामा रहने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों के द्वारा कल लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। साथ ही पिछले 4 दिनों से सदन में मणिपुर मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है और आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की जा रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार संसद में घमासान मचा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा की मांग की जा रही है। काले कपड़े में विपक्षी सांसद नजर आएंगे, ये कल ही ऐलान कर दिया गया था। बता दें, मणिपुर पर लगातार घमासान मचा हुआ है। और इस खबर पर हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी चर्चा की मांग की जा रही है। क्या कुछ आज हो सकता है सदन में?
जी मयूरी, आपको बता दें कि जैसे कि आपने देखा कि 3 से 4 दिन तक पूरे जो मानसून सत्र है हंगामे की भेंट चढ़ रही है और जो भी प्रस्ताव जो जनता के लिए या देश के लिए लाना और 31 जो चर्चाएं थी उस पर प्रस्ताव मंजूरी देने वाली थी सरकार, लेकिन उस पर कोई अभी चर्चा नहीं हो रहा है। एक ही मुद्दा जो विपक्ष है वो बना के बैठी हुई, मणिपुर हिंसा को लेकर जवाबदेही प्रधानमंत्री दे। वहीं आपको बता दें कि सत्ता पक्ष में जो है राजनाथ सिंह और अमित शाह जो है लगातार इस पे पूरी तरह से खुलकर संसद में बात करना चाह रहे हैं, अपना जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष का कहना है कि हम जवाब अगर चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से चाहते हैं, वो जवाब दे कि आखिर मणिपुर हिंसा जो हो रहा है वो क्यों आखिर 3 महीने से सुलग रही है, आखिर क्यों ऐसे जल रही है और आप बोलने को तैयार नहीं है। वही आपको बता दें मयूरी कि आज जो है काले पट्टी बांध के आज जो पूरे सांसद 31 सांसद जो है वहाँ पे प्रदर्शन करने वाले हैं और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लगाया जा रहा है कि जो संसद है वो पूरी तरह से आज जो है हंगामे की भेंट चढ़ेगी, क्योंकि जो विपक्ष है वो अब अविश्वास प्रस्ताव जो है वो स्पीकर को सौंप दी है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या अपने सदन में अविश्वास अपना खो दिया है तो खो दिया है तो उसे जो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो स्पीकर अगर मंजूरी कर लेती है तो 10 दिन के अंदर उस प्रस्ताव पे बात करना जरूरी हो जाता है। लेकिन बात करें सत्ता पक्ष की मयूरी, तो सत्ता पक्ष में जो है पूरी तरह से इनके पास विश्वास भी सदन में है और वही इनके पास बहुमत भी है, क्योंकि जब आप देख सकती हैं 333 इनके पास जो है एनडीए के पास पूरा बहुमत है। और अगर विपक्ष का ये अविश्वास प्रस्ताव जो पूरी तरह से ऐसा लगाया जाए, क्योंकि फेल हो सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास विश्वास भी है सदन में और उनके पास अभी भी बहुमत पूरी तरह से है, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है पूरी तरह से फेल हो जाएगा, क्योंकि ये नियम है हमारे सदन का कि अगर नहीं होता है अविश्वास नहीं हो सकता है, उनके पास बहुमत है तब ये विश्वास जो है स्पीकर मंजूरी कर सकता है। लेकिन आप साफ तौर पे देख सकती हैं कि जो है सत्ता पक्ष के लोग इस पर खुल के बात करना चाह रहे हैं। कल स्मृति ईरानी भी इस पर कई अपना रौद्र रूप दिखाई, वही दूसरे पक्ष के सत्ता पक्ष के जो अमित शाह है लगातार इस पर जो मंत्री हैं वो इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन वही विपक्ष के लोग हैं वो लोकसभा चुनाव के माने तो लोकसभा जो चुनाव आ रहा है कहीं ना कहीं इस मणिपुर हिंसा को मुद्दा बना के इसमें विपक्ष को सत्ता पक्ष को टारगेट करना चाह रही है या जनता को दिखाना चाह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से तमाम जैसे बड़े मुद्दे आते हैं, जैसे राहुल गांधी का मुद्दा आया, अध्यादेश का मुद्दा आया, तमाम ऐसे मुद्दे आए जिसपे वो चुप्पी साधे और हाल में ही जो मणिपुर में जिस तरह से सुलग रहा है उस पर भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से जो विपक्ष है वो पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेर रही है और तमाम जो सदन में तमाम जो प्रस्ताव जो जनता के लिए आने वाला था 31 से 32 ऐसे प्रस्ताव था जिसमें इस बार प्रस्ताव मंजूरी मिलने वाली थी, लेकिन इसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मयूरी जो है हमारी आम जनता को नुकसान हो रहा है, आम जनता को जो पैसा लग रहा है कहीं ना कहीं आम जनता जो है सत्ता और विपक्ष पक्ष के लड़ाई में अपने घाटे का जो है वो पूरी तरह से उनको हो रहा है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि इनकी राजनीतिक गलियारों में जो जनता है वो कहीं पिस रही है। तो इस तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्या आखिर जो राजनीतिक मुद्दे में जनता के जो फायदे हैं वो क्या नुकसान पहुंच रहा है, तो इसे तमाम जो है जनता सवाल भी उठा रही है। जी मयूरी, सुहानी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सभी दलों के साथ स्पीकर आज चर्चा करेंगे, तो क्या कुछ मंथन हो सकता है आज? जी मेरे जैसे कि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव जो है पूरा एनडीए जो इंडिया टीम प्रस्ताव अपना पेश की है, तो कहीं ना कहीं जो स्पीकर उनका अविश्वास प्रस्ताव मंजूर भी कर लिए हैं। तो अगर इसमें साफ तौर पर ये हमारे सदन का एक रूल है कि अगर उसमें अब विश्वास अगर अपना जो सरकार अपनी खो सकती है या उनके पास बहुमत नहीं होता है तब उस अविश्वास प्रस्ताव पर 10 दिन के अंदर बात हो सकती है। लेकिन उनके पास दोनों चीज़ है, विश्वास भी है और उनका बहुमत भी है। तो इस पर साफ तौर पर लगाया जा रहा है कि उस प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव उनका फेल हो सकता है। अब आगे ये देखा जा सकता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जो है अपना चुप्पी तोड़ेंगे, क्या वो सदन में बात करेंगे, क्योंकि वो बाहर तो मणिपुर हिंसा पे लगातार बात किए हैं, उस पर कार्रवाई भी करने की बात कर रहा है। लेकिन जो विपक्ष है वो साफ तौर पर कह रही है कि हमें बाहर नहीं, वो सदन में इस बात पर चर्चा करे।
लेकिन इस पे प्रधानमंत्री मोदी क्या अपना चुप्पी तोड़ेंगे, अब ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये मानसून सत्र चल रहा है ये जनता के लिए खासी महत्वपूर्ण था। जी बिल्कुल सुहानी, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर आज संसद में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी कई मौकों पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने का सुझाव दे चुके हैं। इस सुझाव पर गौर फरमाते हुए पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि वाले दिन पसमानदा इसने संवाद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि यात्रा बीजेपी के राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय से शुरू होगी और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी इस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। वहीं पहले दिन यह यात्रा बीजेपी मुख्यालय से शुरू होकर पार्टी के पूर्व नेता सिकंदर वक्त के मजार तक जाएगी, जहां उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। बता दें आज से भारतीय जनता पार्टी पसमानदा स्नेह यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी का पसमानदा दांव देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को साधने की तैयारी में जुट चुकी है। बता दें कि हमारे देश में मुसलमानों की संख्या करीब 4 करोड़ है और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो पसमानदा मुसलमानों की है और इसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रणनीति बनाकर चल रही है। पसमानदा स्नेह यात्रा की आज से शुरुआत की जा रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। आज से पसमानदा स्नेह यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। किस तरह से देखा जाए इस यात्रा को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें तो अपने हर एक प्रकोष्ठों के माध्यम से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ देश में एक बेहतर परिणाम को लेकर तमाम अभियान और कार्यक्रम चला रही है। साथ ही साथ बैठकों का दौर आप दिल्ली से लेकर और अलग अलग राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों का लगातार देखते हुए नजर आ रही है। उसी क्रम में आपको बता दें मयूरी कि अगर बात की जाए तो आज देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है और आज उनकी जयंती पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज पसमानदा स्नेह यात्रा निकाल रही है। जो देश बात की जाए तो प्रदेश के लगभग 2 दर्जन से अधिक जिलों में ये यात्रा जाएगी। अगर बात की जाए तो इस यात्रा की अगुवाई कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ आज इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की जाएगी। दिल्ली से अगर बात की जाए तो 1 तारीख को ये यात्रा गाजियाबाद जाएगी और गाजियाबाद होते होते अगर बात की जाए तो ये यात्रा कहीं ना कहीं पूर्वांचल के आखिरी छोर पर समापन होगा। आज अगर बात की जाए तो आज इस यात्रा की शुरुआत के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाएंगे। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में वो कहीं ना कहीं इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाएंगे। अगर बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मयूरी आपने देखा था कि प्रदेश की ऐसी कई सारी सीटें थी जो मिश्रित आबादी वाली थी, जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल्य क्षेत्र था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हौसले बढ़ गए। उसके ठीक बाद से लगातार पसमानदा समाज को साधने के लिए और अल्पसंख्यक समाज को साधने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। अब अगर बात की जाए तो पसमानदा स्नेह यात्रा के माध्यम से खास तौर से धनिया और लोभी, मिस्कार और साथ ही साथ घोसी समेत तमाम जो मुसलमान जाति की पिछड़ी जातियां हैं उनको साधने का प्रयास होगा मयूरी। साथ ही अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में इस यात्रा जब आएगी तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से साफ तौर से जिन जिन जिलों में ये यात्रा जाएगी वहां के जिलाध्यक्षों को और साथ ही साथ सांसदों को, विधायकों को कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया है कि इस यात्रा को सफल बनाए अपने जिले में जाए। तो साथ ही जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है कि जब जिले में यात्रा जाएगी तो उसकी अगुवाई जिला अध्यक्ष करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने अभियान के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं की समीक्षा करती है तो वो इस पसमानदा स्नेह यात्रा से निष्क्रिय नेताओं पर, पदाधिकारियों पर किस तरह का कार्रवाई करेगी और किस तरह से उनके
कार्यशैली, कार्य प्रणाली को बाहर निकालेगी। मयूरी, विवांशु, देखिए जो सीधी टक्कर होती है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में होती है, और ये जो पसमानदा मुस्लिम समाज है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। उसी पर सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से है। अगर सेंध लगा लेती है तो भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में कितना फायदा होगा, कितना अहम रोल निभाते हैं ये पसमानदा मुस्लिम समाज? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूती से कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए समाजवादी पार्टी नजर आती है, और समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये यात्रा राजनीतिक अगर दिशा से देखा जाए तो काफी उनके लिए घाटा है, क्योंकि उनके वोटों में घटोतरी देखने को मिल सकती है। अगर पसमानदा समाज का विश्वास कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद, जो कि पसमानदा समाज से आते हैं, वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि प्रदेश के जो मुसलमान हैं उनके हाथों में एक हाथ में कुरान तो दूसरे में लैपटॉप देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और देखने वाली बात ये होगी कि इस यात्रा में किस तरह का जुटान देखने को मिलता है और अल्पसंख्यक समुदाय का कितना विश्वास इस यात्रा को नजर आता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जब नतीजे आएंगे चुनाव के, लोकसभा के, तो उसमें साफ हो जाएगा कि सियासी ऊँट किस तरफ करवट लिया है। जी विवांशु, ये जो पसमानदा स्नेह यात्रा है, कहा जा रहा है तमाम राज्यों से होकर गुजरेगी, कहां कहां से ये होकर गुजरेगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पसमानदा समाज के लोग मौजूद हैं, पसमानदा समाज के लोग लंबे अरसे से रहते हैं, निर्णायक भूमिका में हैं, वहां से यात्रा निकलेगी। अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में 1 तारीख को यात्रा आएगी। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाने के साथ साथ ये यात्रा देश के कई राज्यों में जाएगी। अगर बात की जाए तो हरियाणा जाएगी, साथ ही साथ राजस्थान जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी, छत्तीसगढ़ जाएगी, आंध्र प्रदेश जाएगी। इन तमाम राज्यों में जाकर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पसमानदा समाज को साधने की तैयारी में है, जहां उनका सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जहां उनका यात्रा निकाला जा रहा है, वहां साफ तौर से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है कि पसमानदा समाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जैसे बीजेपी के साथ खड़े हुए, ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव में खड़े हुए। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के अलावा किन राज्यों में किस तरह का समर्थन अल्पसंख्यक समाज की तरफ से मिलता है। जी धन्यवाद विवांशु, से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर लगी रोक को आज शाम तक के लिए बढ़ा दिया था, जहां सर्वेक्षण के विरोध में दाखिल याचिका पर अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि देश ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को झेला है। जल्दबाजी में वैज्ञानिक सर्वे से ज्ञानवापी के मूल ढांचे को नुकसान होगा। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया है। एएसआई ने यह भी कहा है कि सर्वे का 5% काम हो चुका है। कोर्ट की इजाजत मिली तो 31 जुलाई तक इसे पूरा कर लेंगे। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंदर दिवाकर की अदालत में बुधवार सुबह 9:30 बजे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, जहां अंजुमन के वकील SFA नकवी ने बहस शुरू होते ही कहा कि ज्ञानवापी में बिना तोड़फोड़ के सर्वेक्षण नामुमकिन है। वहीं कोर्ट के बुलावे पर हाजिर हुए ASI के अधिकारी ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, ज्ञानवापी विवाद पर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है, क्या कुछ आज हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अगर बात करें तो एएसआई की टीम पहले सर्वे करने पहुंची थी। 43 सदस्य एएसआई की टीम में थे, सभी पक्ष के एक वकील थे, कुल 4 वकील वहां पहुंचे थे। उसके बाद मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था इस सर्वे के खिलाफ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे कमीशन ने उनको नोटिस नहीं दिया सर्वे का, और जो ये सर्वे हो रहा है वो मस्जिद के मूल अस्तित्व पर नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा है। तमाम दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख मुस्लिम पक्ष ने किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक
सर्वे पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट का रुख करने का कहा था, जहां हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई और मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की दलीलें हाई कोर्ट ने सुनी। बाकायदा मुस्लिम पक्ष ने अपने दलीलों को देते हुए कहा कि जिस प्रकार से अगर खुदाई का काम होगा, सर्वे का काम होगा, तो जो ढांचा है, जो विवादित स्थल है, उसको क्षति होगी और 1000 साल से पुरानी मस्जिद है, तो कहीं ना कहीं सर्वे से उसके मूलतः अस्तित्व को नुकसान पहुंचाया जा सकेगा, जिसकी बात जो है मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में रख रहा था। बात करें तो इसके बाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा कि सर्वे वो किस आधार पे करेंगे, किस तकनीक पे करेंगे, जिसके बाद एएसआई और हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें दी कि सर्वे के दौरान खुदाई नहीं होगी। अब विवादित स्थल को छोड़ के जो ढांचा है जिसकी बात की जा रही थी, उसको छोड़ के बाकी के परिसर में ये सर्वे का काम पूरा होगा और नई तकनीक और जीपीआर के माध्यम से सर्वे किया जाएगा, कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाएगा, ताकि जो परिसर है, मस्जिद परिसर है, वहाँ किसी प्रकार की क्षतिग्रस्त होने की स्थिति न बने और फोटोग्राफी के माध्यम से उसकी आयु का, स्ट्रक्चर का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो आज दोपहर 3:30 बजे तक हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी है। आज दोबारा से सुनवाई हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर करेगा और 3:30 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मयूरी की सर्वे का काम आगे चालू होगा या फिर जिस तरीके से देखे कि ये सुनवाई आगे और भी जारी रहेगी। तो विवेक, दोनों पक्ष की देखिए अपनी अपनी दलीलें हैं, याचिकाएं दाखिल की गई हैं और फिर से आज एक बार सुनवाई होगी, तो क्या रुख हो सकता है कोर्ट का? देखिए, कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अगर जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ये बात बता रहा है कि सर्वे की वजह से मस्जिद के मूल अस्तित्व को खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, खुदाई की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे डैमेज हो सकती है। उनकी आस्था का वो केंद्र रहा है, कई सालों से वहाँ पे वो नमाज पढ़ते आए हैं। ऐसे में अगर इन बातों को दूर किया जाए, जो संशय मुस्लिम पक्ष का है उनको दूर किया जाए, हालांकि कल हाईकोर्ट हिंदू पक्ष और एएसआई की बातों से सहमत दिख रहा था, तो जिस तरीके से बात लगातार एएसआई कर रहा है कि कार्बन डेटिंग का यूज करेंगे, नई जीपीआर तकनीक का यूज करेंगे, ताकि परिसर में किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो और मस्जिद के मूल अस्तित्व को भी स्वीकारा जा सके। उसके हिसाब से अगर हाईकोर्ट आज भी सुनवाई करता है, एएसआई हिंदू पक्ष की दलीलों से वो सहमत रहता है, तो सर्वे की इजाजत जो है वो फिर से चालू की जा सकती है। फिलहाल 3:30 बजे तक हाईकोर्ट ने भी सर्वे पर रोक लगा दी है और 3:30 बजे के बाद जब ये फैसला आएगा हाईकोर्ट का, उस समय स्थिति पता चल पाएगी कि सर्वे कब तक पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि कल जो सुनवाई हुई थी उसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा करे और अब तक एएसआई के अनुसार 5% का काम हो चुका है और समय और मिलता है, तो 31 जुलाई के पहले पूरे सर्वे का काम करके एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और इस रिपोर्ट को 4 अगस्त को सौंपा जाएगा। तो आज 3:30 बजे के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि सर्वे का काम कब से शुरू होगा और कब तक जारी रहेगा। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, नुकसान को लेकर दोनों पक्षों के दावे प्रतिदावे हैं। वहीं आज 3:30 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगाई गई है और तस्वीरें सुनवाई के बाद आज साफ हो जाएगी कि एएसआई सर्वे होगा या आगे की तारीख बढ़ाई जाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये सुनवाई के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।